हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ट। और हमने बोला था कि एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। एमसीक्यू सीरीज़ में अगला एमसीक्यू लेक्चर लेके आ गए। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे, क्वेश्चंस का बैकग्राउंड, क्वेश्चंस का टॉपिक, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बायलिंगुअल डिस्कशन एज ऑलवेज, ठीक है, हमेशा की तरफ बायलिंगुअल रहेगा सब कुछ। और आज के जो टॉपिक हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो मेनली बुद्धिज़्म से होंगे। बाकी और भी जगह से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, सिर्फ बुद्धिज़्म से क्वेश्चंस नहीं है, बाकी भी जगह से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म से शुरू का एक क्वेश्चन है, बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन, एक बुद्धिज़्म का लेक्चर अपलोड होगा आप लोग के लिए, तो उस बुद्धिज़्म के लेक्चर में जो चीज़ें रह गई थी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, उसका क्वेश्चन मैंने डाला है। पहला क्वेश्चन वही है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? शायद पूछा भी गया, पीवाईक्यू भी है, शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया था पीवाईक्यू कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है। ऑप्शंस आप लोग के, महामाया देवी, यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शंस में से वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए, आंसर चेक कीजिए ठीक है क्या। आंसर है महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। गौतम बुद्ध की मौसी लगती थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रिश्ते में उनकी मौसी लगा करती थी महाप्रजापति गौतमी। उस समय पे शुरुआत जब हुई थी बौद्ध संघ की, उस समय महिलाएं बौद्ध संघ में नहीं आ सकती थी, महिलाएं बौद्ध संघ में आने के लिए वर्जित थीं, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन बनता है इसके ऊपर। हिस्टोरियंस के बीच में अभी भी डिबेट इसके रिगार्डिंग है कि क्यों महिलाएं बुद्धिस्ट संघ नहीं, बुद्धिस्ट संघ से नहीं जुड़ सकती थी शुरुआत में। ऐसा कहा जाता है, एक सबसे प्रचलन में जो चीज़, एक सबसे प्रचलन में जो थ्योरी रहती है इसके इसके रिगार्डिंग, वो रहती है कि उस समय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा का काफ़ी इशू हुआ करता था, कि मतलब सुरक्षा महिलाओं के लिए उतनी अच्छी नहीं थी, तो महिलाएं भिक्षा नहीं मांग सकती थी, क्योंकि भिक्षा मांगना जो था वो बुद्ध संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, कि कोई भी भिक्खु बिना भिक्षा में मांगे हुए खाना नहीं खाएगा। अगर उसे भिक्षा नहीं मिली है तो वो खाना नहीं खा सकता है, ठीक है। तो महिलाओं की सुरक्षा की वजह से शुरुआत में महिलाएं बुद्ध संघ से नहीं जुड़ सकी थी। पर जब बुद्ध अपने गांव जाते हैं, अपने नगर जाते हैं, वापस अपने पिता से मिलते हैं, अपनी माता से मिलते हैं, अपनी पूर्व पत्नी से मिलते हैं, जब तब उनकी मौसी उन्हें उसके लिए कन्विंस करती हैं कि आप महिलाओं को अपने संघ में आने दीजिए। कई महिलाएं बुद्ध संघ को जुड़ना चाहती हैं, बुद्ध संघ से जुड़ना चाहती हैं। तो फिर बुद्ध उस पर विचार करते हैं, फिर काफ़ी अपने जितने भी संघ के जितने भी मुख्य भिक्षु होते हैं उनसे भी इसके बारे में चर्चा की जाती है। फिर जो निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद बुद्ध महिलाओं को बुद्ध संघ से जुड़ने की आज्ञा देते हैं। तो सबसे पहली जो महिला थी जुड़ने के लिए, वह महाप्रजापति गौतमी थी। और एक बात और आप लोग को याद रखनी है, सब लोगों ने वैसे ही पढ़ी हुई कि बुद्धा का जन्म होते ही उनकी माँ चल बसी थी, तो उनके लालन पोषण जिसने किया था वो महाप्रजापति गौतमी ही नहीं किया था, ठीक है। इस बात को कोई नहीं भूलेगा। अगला क्वेश्चन ही मिलता जुलता ही है, पर बुद्ध से नहीं मिलता जुलता है, वो जैन से है। निम्नलिखित में से कौन जैन संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन टू जॉइन जैन संघ? ठीक है, आपके ऑप्शन है चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला। चार ऑप्शन है आपके पास, पॉज कीजिए वीडियो, आंसर देखिए, आंसर अगर आपका सही होता है तो। इसका आंसर है चंदना, ठीक है। चंदना की स्टोरी अगर आप जानेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चंदना उस टाइम पे चंदना जो थी एक राजकुमारी थी। चंदना कौन थी? राजकुमारी थी। एक युद्ध में हारने के बाद उन्हें एज अ स्लेव गर्ल भेज दिया जाता है, ठीक है। एक धन्ना सेठ करके एक व्यक्ति होता है जो कि उनको खरीदता है और अपने घर में एक स्लेव बना के रखता है, ठीक है। अपने घर में उसे स्लेव बना के रखता है, और उनकी जो पत्नी होती है, सेठ की जो पत्नी होती हैं, वो चंदना के रूप की वजह से उनसे काफ़ी घृणा करने लगती हैं, ठीक है। चंदना का रूप काफ़ी उज्ज्वलित होता है क्योंकि वो एक राजकुमारी थी, तो
उनके रूप की वजह से वो काफ़ी घृणा करने लगती थी, क्योंकि उनका पति उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित रहता था, चंद्रमा की तरफ। फिर धीरे धीरे वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, चंद्रमा को उनकी नाराज़गी का खामियाजा भुगतना पड़ता है, और फिर चंद्रमा को चेन वेन में बांध दिया जाता है। फिर आगे कहानी बढ़ती है, वो महावीर से मिलती है, महावीर को अपने खाना ऑफर करती हैं वो, ठीक है। तब जाके वो जैन संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बनती है। अगर आप खोजेंगे चंद्रमा की कहानी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरनेट पे उपलब्ध भी है, आप लोग पढ़ भी सकते हो उसको, ठीक है। चंद्रमा की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं कहूँगा कि आप सब लोग पढ़िएगा चंद्रमा की कहानी को। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो हु इज़ द फर्स्ट मास्टर ऑफ गौतम बुद्धा। जब बुद्धिज़्म हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब बुद्धा ने अपना इनलाइटनमेंट की तरफ जर्नी शुरू किया था, ठीक है। बुद्धा ने जब इनलाइटन जो सत्य कहते हैं, इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज जब शुरू की थी, तब उन्होंने शुरू में कुछ टीचर्स के पास गए थे, बट उन टीचर्स से जब वो नहीं, उनको वो संतुष्टि मिली सत्य को लेकर, तब उन्होंने खुद ही तपस्या करने का संकल्प लिया, और उस संकल्प के चलते फिर वे खुद ही ध्यान पे बैठ गए थे। ये हम सबको मालूम है। जब उन्हें उस ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने खुद ही तप करने का सोचा, और फिर वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, ठीक है। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना डिस्कस होता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ डाला था, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, और बहुत ज़्यादा सत्यता है इसकी पूछे जाने की, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक एकदम नया है एग्जाम्स के हिसाब से, और पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि एनटीए इसको पूछ सकता है आपके एग्जाम में। हु वॉज द फर्स्ट मास्टर ऑफ गौतम बुद्धा। उद्दक का रामपुत्र, अश्वघोष, अलार कलामा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके पास है, उद्दक रामपुत्र, अश्वघोष, अलार कलामा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, आंसर देखिएगा आंसर सही है कि नहीं। इसका आंसर है अलार कलामा, ठीक है। अलार कलामा जो थे उस टाइम पे सांख्य दर्शन के बहुत बड़े गुरु थे, ठीक है। सांख्य दर्शन के काफ़ी बड़े गुरु थे अलार कलामा। तो बुद्धा जब उनसे शिक्षा लेने जाते हैं तो बुद्धा कुछ ही दिन में बहुत कुछ सीख जाते हैं अलार कलामा से, और फिर अलार कलामा खुद ये कहते हैं कि अब तुमने सब कुछ सीख लिया है मुझसे, और तुम चाहो तो इसी आश्रम में रुक के मेरे साथ रह के मेरे शिष्यों को शिक्षा दे सकते हो, ठीक है। उन्होंने ये बुद्धा के सामने ऑफर रखा था कि अगर तुम चाहो तो अब तुमने मेरे जितना सीख लिया है, और तुम मेरे साथ बैठ के मेरे शिष्यों को शिक्षा दे सकते हो, ठीक है। ये अलार कलामा का कहना था बुद्धा को, पर बुद्धा को सच जानना था, क्योंकि अभी भी उन्हें मृत्यु, बुढ़ापा, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी भी उन्हें वो अंतिम सत्य नहीं मालूम चला था। इसकी वजह से वो अलार कलामा का वह प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अपने अगले गुरु के पास पहुंचते हैं तो बुद्धा के जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलामा, दूसरे जो गुरु थे वो थे उद्दक रामपुत्र, ठीक है। उद्दक रामपुत्र अपने समय के सबसे फेमस गुरुओं में से एक थे उद्दक रामपुत्र। उद्दक रामपुत्र के पास जाने के बाद भी वह उनसे भी सब कुछ सीख लेते हैं। उद्दक भी वही बात कहते हैं कि तुमने सब कुछ सीख लिया है जो मुझे आता था, पर बुद्धा उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो बोलते हैं, पर उनके सवाल वही थे, वृद्धावस्था को लेके, मृत्यु को लेके, या जो सफरिंग्स होती हैं आपकी उनको लेके वह सवाल अभी भी बने हुए थे। तो उन सवालों का जवाब पाने के लिए बुद्धा उनको भी छोड़ के चले जाते हैं और खुद ही ध्यान करने का फैसला लेते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपका आधुनिक भारत का सवाल है। मॉडर्न इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड टू प्रमोट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसको बढ़ावा देने के लिए की गई थी? देखो, जब आप आधुनिक भारत पढ़ोगे तो उसमें एक सबसे ज़रूरी जो पार्ट है जो आप लोग को नहीं मिस करना है, ठीक है। सबसे ज़रूरी जो पार्ट आप लोग को नहीं मिस करना है वो है जितनी भी एसोसिएशंस बनी थी मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में जितनी भी एसोसिएशंस बनी थी, एक वो एसोसिएशन से याद रखनी है, उनका स्थापना वर्ष याद रखना है, और उनकी स्थापना की किसने थी वो याद रखना है, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के लिए इंडियन रिलीजन्स, द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्चर्स, इंडियन एजुकेशन, इंडियन कस्टम्स, भारतीय धर्म और भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाओं की
भारतीय भाषाओं की पढ़ाई, भारतीय शिक्षा या भारतीय रीति रिवाज, किसके लिए ये चीज रखी गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके लिए बनाई गई थी? इन चारों में से वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए, फिर हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है बी, द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्चर्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई इसलिए गई थी, अगर आप देखिएगा जब ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जब शासन करना शुरू किया था तो भारत उनके लिए एक दूर दराज की दुनिया थी, एक नई दुनिया थी भारत उनके लिए। तो भारत को जानने के लिए सबसे पहले क्या करना था? भारत के लोगों को जानना था और वहाँ की भाषा जानना था, क्योंकि जब आप किसी नई जगह जाएंगे तो आप कैसे उस जगह के बारे में जानेंगे? वहाँ के लोगों के जरिए, वहाँ की भाषा के जरिए। ठीक है, तो इसलिए विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी, किस लिए? भारतीय भाषा और स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, इस चीज को कोई नहीं भूलेगा, बहुत जरूरी है भारतीय इतिहास में। अगला, बाय विच एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया एंडेड? किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था? किस अधिनियम के द्वारा? ठीक है, 1813 का अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम है, 1873 का चार्टर अधिनियम। बताइए किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था? किस अधिनियम के द्वारा, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा? चार्टर अधिनियम बहुत ज़रूरी है आधुनिक भारत में, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना पकड़ बनाए हुए थी। जैसे ही ये चार्टर एक्ट्स ख़त्म हुए थे, उसके बाद चार्टर एक्ट्स कब ख़त्म हो गए थे? 1858 में। 1858 में क्या आया था? 1858 में क्राउन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जितनी भी जगहें थी उनका सिर्फ एक ही मालिक होगा 1858 के बाद से, वो होगा ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और 1858 के अधिनियम के आने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी जो था, वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? सबसे पहले क्या करना चाहिए था? सबसे पहले करना चाहिए था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पे एकाधिकार है, व्यापार पे जब तक एकाधिकार खत्म नहीं होगा तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा आता रहेगा और वो मजबूत बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए उनका व्यापार पे एकाधिकार खत्म करना सबसे पहले सबसे ज़रूरी था, और वही ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। तो कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम के जरिए इनकी एकाधिकार खत्म कर दिया गया था, और इनका एकाधिकार सिर्फ क्या रह गया था? चाय पे इनका एकाधिकार रह गया था कि चाय में व्यापार कर सकते थे, वो भी किसके साथ? चीन के साथ, सिर्फ चीन के साथ। भारत के साथ पूरा एकाधिकार खत्म कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 के अधिनियम में। क्वेश्चन शायद पढ़ने में परेशानी हो सकती है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन रीजन में जो अब की बार नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था एनटी ने, उसी पे मैंने क्वेश्चन डाला है ताकि थोड़ा फैमिलियर हो सके आप लोग। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेवल्ड एज रीजन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और कथन के रूप में लेबल किया गया है, अन्य को कारण के रूप में लेबल किया गया है। ठीक है, असर्शन रीजन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं असर्शन रीजन में, और इसीलिए ये क्वेश्चन आते रहेंगे आगे वाले सेशंस में भी। ठीक है, असर्शन क्या है? असर्शन हमारा है लॉर्ड रिपन पास द इल्बर्ट बिल। रीजन क्या है? दिस पुट बैक द वर्नाकुलर प्रेस ऑन अ फुटिंग ऑफ इक्वालिटी विद द इंग्लिश प्रेस। इसने वर्नाकुलर प्रेस को अंग्रेजी प्रेस के साथ समानता के स्तर पर वापस ला दिया था। अगर आपने इल्बर्ट बिल पढ़ा होगा तो आपको एक रफ आइडिया होगा इल्बर्ट बिल किस बारे में था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित किया। देखो, जिस जिस गवर्नर जनरल ने जो जो बिल पारित किए हैं उनकी लिस्ट याद करके जाना, उनको मत भूलना। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गवर्नर और बिल पारित जो भी किए गए इस पे क्वेश्चन हमेशा से बनते आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम्स का, तो उसको याद करते रहिएगा। ये नहीं कि अरे सर बहुत सारे गवर्नर जनरल हैं, बहुत सारे बिल हैं, कहाँ तक याद करें। देखो भैया, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो याद तो करना पड़ेगा। हैं, घर बैठे मूंगफली छीले ये सब तो नहीं मिलता है कि जेएनयू मिल जाए, मूंगफली खा रहे हैं ये जेएनयू मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दो, समय ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, समय पे मेहनत शुरू कर दोगे, आपको जिस विश्वविद्यालय में दाखिला चाहिए वो मिल जाएगा। नहीं तो क्या है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, बढ़िया कंबल ओढ़ो, मूंगफली खाओ। हैं, चलो आंसर देंगे इसका। अभिकथन और कारण, कोड आपको पता ही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। बताइए क्या है। वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो और चेक करो सही है कि नहीं। आंसर है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अरे भैया, जब वर्नेकुलर प्रेस एक्ट अलग था, एल्बर्ट बिल अलग था। हैं, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट में क्या हो गया था, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट में कि जितने भी वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में अखबार छपेंगे उनको सरकार से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, रातों रात कितने ही अखबार बंगाली, मराठी, गुजराती से अंग्रेजी में बदल गए थे। ठीक है, कितने ही अखबार बंगाली, गुजराती, मराठी, असमी से बदल के अंग्रेजी में हो गए थे। ठीक है, तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट और एल्बर्ट बिल दोनों कहीं कहीं तक जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, और ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। लॉर्ड रिपन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के इतिहास में। लॉर्ड रिपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लिबरल थे, बहुत ज़्यादा लिबरल गवर्नर जनरल माने जाते हैं। ठीक है, और ये असर्शन, रीजन, अभिकथन और कारण वाले जितने भी प्रश्न आते हैं ना, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया करो क्योंकि ये कई बार आसान प्रश्न होते हैं। ठीक है, या तो आर गलत है, अगर आपको दोनों में से एक भी स्टेटमेंट पता है सही गलत, तो कोई आधा क्वेश्चन तो वहीं हो जाता है। ठीक है, तो याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्लांटेशन इंडस्ट्री इन ब्रिटिश इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में एक वृक्षारोपण उद्योग नहीं था। बताइए। इंडिगो, वीट, टी, कॉफी। ये नहीं भी पढ़ा होगा तो भी ठीक कर दोगे, नहीं भी पढ़ा होगा तो ठीक कर देगा कोई भी। अब इसको मत गलत करना, हाँ, नहीं तो इसको भी गलत कर दो। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो भी ठीक करेगा। अगर इसे भी गलत कर रहे हो तो भैया छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। हैं, मूंगफली खा लो, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ ही गई हैं, आ क्या रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में वृक्षारोपण उद्योग नहीं था, बताओ। इंडिगो, वीट, टी, कॉफी, नील, गेहूं, चाय, कॉफी। चाय, ठंडी का मौसम चल रहा है, चाय कॉफी पीते रहो। हैं, चलो आंसर है वीट, गेहूं। ठीक है, गेहूं प्लांटेशन इंडस्ट्री कभी नहीं रहा, आज भी नहीं गेहूं प्लांटेशन इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स इंट्रोड्यूस दी प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इन 1557। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से किसने 1557 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। बताइए। जिसने पढ़ा होगा उसे याद होगा, नहीं पता है नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर, देखो मैं हर बार कहता हूँ कि पेपर जो बनाता है वो जानबूझ के ऐसे 8-10 सवाल ऐसे डालता है जो एकदम बाउंसर होते हैं, जो किसी ने नहीं सोचे होते। ठीक है, 8-10 सवाल हमेशा ऐसे आते हैं। वो बना ही इसलिए जाते हैं कि ताकि आपके जो 90 सवाल जो बच गए ना, 90 में से आप 5-10 वैसे ही प्रेशर में आके गलत कर दो। तो वो सब नहीं करना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लाए जाते हैं कि आप लोग तैयार हो जाए ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए। वहाँ जाके घबरा नहीं जाना कि 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिल गए, है क्या हो गया भैया, पेपर ही खराब हो गया पूरा। है, जो आ रहा था वो भी भूल गए, चक्कर आ रहे हैं पेपर हॉल में बैठे बैठे, पानी के छींटे पड़ रहे हैं। ऐसा मत करा करो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा जान पहचान हो जाती है क्वेश्चन से पहले, पेपर से पहले, तो थोड़ा ठीक लगता है ना। चलो, निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से किसने 1557 भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। फ्रांसिसियंस ने, डोमिनिकन्स ने, जेसुइट्स ने, प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने।
बताओ किसने की थी 1557 में? थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जेसुइट्स है, ठीक है, प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रख लेना। अगला सवाल, विच मुगल पेंटर वॉज अनराइवल्ड इन डिपिक्टिंग एनिमल्स? कौन सा मुगल चित्रकार जानवरों को चित्रित करने में बेजोड़ था? देखो ये जो प्रश्न है ना, एक और बाउंसर प्रश्न है, जैसा पिछली बार पिछले वाले पेपर में आया था, शायद 7 को लेके एक सवाल आया था अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो। वो सवाल किसी ने नहीं पढ़ा था, ना पढ़ाया जाता है ना पढ़ा था, ठीक है। बहुत लोग मतलब कुछ ने सुना ही पहली बार था वो सवाल। मीर सैयद अली, बसावन, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, ऐसे ही सवाल आते हैं जो मतलब किसी ने नहीं सुने होते हैं, जो जिनको छोड़ना बहुत सही फैसला होता है पेपर में, ठीक है। ऐसे ही सवाल रहते हैं जिनको छोड़ देना चाहिए। क्लियर है? मीर सैयद अली, बसावन, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बताइए कौन थे? ये सवाल कुछ सोच समझ के डाला था मैंने, क्योंकि उस्ताद मंसूर जो हैं, मैं चलो बताऊंगा अभी मैंने क्यों डाला ये सवाल। पहले सवाल का जवाब दे दो, चलो पहले सवाल का जवाब दे दो। पॉज करो और सवाल का आंसर लिखो। सवाल है उस्ताद मंसूर, ओ सॉरी, जवाब है उस्ताद मंसूर, ठीक है। उस्ताद मंसूर बहुत जाने माने चित्रकार थे मुगल समय के, ठीक है। उस्ताद मंसूर ने डोडो का जो चित्र है सबसे पहले उस्ताद मंसूर ने बनाया था। साइबेरियन क्रेन जो है, साइबेरियन क्रेन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, किस लिए? उत्तर प्रदेश में एक केस हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, एक आदमी का एक पक्षी दोस्त बन गया था, ठीक है। तो उस पक्षी की वजह से साइबेरियन क्रेन पे भी थोड़ी खबर गई थी कि साइबेरियन क्रेन, और उत्तर प्रदेश में एक साइबेरियन क्रेन्स को लेके बहुत कि साइबेरियन क्रेन्स का आना कम हो गया है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। डोडो के बारे में भी 2-3 दिन पहले कुछ न्यूज़ आर्टिकल आया था। डोडो एक बर्ड होता है बेसिकली, ठीक है, पक्षी होता है। तो डोडो का जिसने पहली बार चित्र बनाया था वो उस्ताद मंसूर थे, ठीक है। साइबेरियन क्रेन का जिसने पहली बार चित्र बनाया था वो उस्ताद मंसूर थे। तो डोडो का चित्र जो है सबसे पहले उस्ताद मंसूर ने बनाया था। तो उस्ताद मंसूर जो हैं पक्षियों की वजह से इस साल न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक बार उस्ताद मंसूर का मैंने प्रश्न डाल दिया, क्या पता एनटीए पूछ ले उस्ताद मंसूर के बारे में, डायरेक्टली पूछ ले या इस तरह से पूछ ले कौन सा मुगल चित्रकार, ठीक है। और ये पीवाईक्यू भी है इसलिए भी डाला है एक तो, ठीक है, पीवाईक्यू की वजह से भी डाला है। अगला सवाल भी उस्ताद मंसूर से जुड़ा हुआ है। ये सवाल ज़रूर आपके लिए पूछा जा सकता है, सीयूईटी पीजी के लेवल का ही सवाल है। एनटीए को बहुत पसंद है ऐसे सवाल पूछना, कौन किसके कोर्ट में था, किसके कोर्ट में किसने क्या बनाया, ये एनटीए को पूछना बड़ा मजा आता है एनटीए को पूछने में, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर किस मुगल राजा के अधीन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर वॉज अ फेमस पेंटर अंडर विच मुगल किंग? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। देखो मुगल चित्रकारी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ने को, हाँ। मुगल चित्रकारी में जब मुगल शासकों के आप फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्यों मुगल चित्रकारी की इतनी तारीफ करता हूँ, क्योंकि मुगल चित्रकारी में जो मुगल शासकों को दर्शाया गया है वो हमेशा एक पूरे विश्व पटल पे, ताकि उनका एक वाहवाही हो उस तरह से उनको दर्शाया गया है, ठीक है। द मुगल किंग्स have been represented in a way that they should be acclaimed worldwidely and they have been represented as a global king, okay. So that's why Mughal paintings are an important topic to study, okay, an important one, an interesting one, clear? तो उस्ताद मंसूर किस मुगल राजा के अधीन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो। आंसर है जहांगीर। जहांगीर और शाहजहां के अंडर जितना मुगल चित्रकारी में काम हुआ था उतना किसी राजा के अंडर नहीं हुआ। उसके कई वजह हैं, क्योंकि जहांगीर और शाहजहां बेसिकली एक काफ़ी शांत राज्य मिल गया था दोनों को, ठीक है, काफ़ी शांत राज्य मिल गया था दोनों को, जहांगीर और शाहजहां को, तो थोड़ा आर्टिस्टिक एक्टिविटी एक्सप्लोर कर पाते थे, ठीक है। तो ये आज के 10 प्रश्न थे, ऐसे ही 10 क्वेश्चन हम आगे भी लेके आते रहेंगे। थोड़ा कम टाइम बच गया है आपके एग्ज़ाम में, ऐसे ही एमसीक्यू सेशंस आते रहेंगे, नॉट ओनली विथ ओनली क्वेश्चंस, बाकी और भी उनकी इनसाइडर स्टोरीज, उनकी बैक स्टोरीज के साथ। नए बैचेस शुरू होने वाले हैं,
टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिले, हिस्ट्री के बारे में और जानकारी मिले और एग्ज़ाम आप लोग का क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।